तो नहीं रही जनता की अम्मा जयललिता का निधन हुआ है। अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ है। जयललिता को हुआ था कार्डियक अरेस्ट। चेन्नई के अपोलो में भर्ती थी जयललिता और रविवार रात को हुआ था कार्डियक अरेस्ट। चेन्नई में सुरक्षा की व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जयललिता के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है और तमिलनाडु की सीएम जयललिता का सोमवार की रात निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। हर जगह मातम का माहौल है और उनके शुभचिंतक गहरे सदमे में है। जयललिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में अम्मा के रूप में मशहूर जयललिता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों को मात देते हुए उन्होंने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई, वो कुछ लोगों को ही नसीब हो पाता है। आइए जानते हैं किस तरह उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। ऐसी ही शख्सियतों में से एक थी जयललिता। जिन पर वक्त का वश न चला, जिन्होंने वक्त को अपने हिसाब से चलाया। इनका जन्म 24 फरवरी 1948 को मेलूर कोट गांव में हुआ था, जो उस समय मैसूर स्टेट का हिस्सा था और अब ये कर्नाटक में पड़ता है। जब ये महज 2 साल की ही थी, तभी इनके सिर से पिता का साया उठ गया। इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के निधन के बाद इनकी माता इन्हें लेकर बेंगलुरु आ गई। यहीं इन्होंने शुरुआती शिक्षा हासिल की। फिर चेन्नई में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच इनकी मां ने इन्हें फिल्म में काम करने के लिए राजी किया। जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, तभी उन्होंने एपिसन नाम की अंग्रेजी फिल्म में काम किया। फिल्मी दुनिया में यह इनका पहला कदम था। 15 साल की उम्र में इन्होंने बतौर मेन एक्ट्रेस कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जयललिता ने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी छाप छोड़ी। इस दौरान की खास बात ये रही कि इनकी ज्यादातर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ ही आई। एमजी रामचंद्रन जब सियासी सफर पर निकले, तो जयललिता ने भी फिल्मी दुनिया को छोड़कर राजनीतिक गलियारों में चलना शुरू कर दिया। एमजी रामचंद्रन के साथ ही जयललिता ने सियासी सफर शुरू किया। भाषण कला को देखते हुए इन्हें पार्टी के प्रोपेगेंडा सचिव का काम दिया गया और फिर इन्हें राज्यसभा में भिजवाया गया। 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा सदस्य रही और इस बीच एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया और पार्टी बिखरने लगी। हालात ये हो गए कि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। एक की बागडोर रामचंद्र की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने संभाली, तो दूसरी की जयललिता ने। 1989 में हुए असेंबली इलेक्शन में जयललिता वाली एआईएडीएमके ने 27 सीटें जीती। और जयललिता पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। इसके बाद इनका राजनीतिक दमखम बढ़ता ही गया। गरीबों और आम लोगों को बीच बैठ करने के लिए उनके मुताबिक योजना बनाने की बात करती थी। यही वजह रही कि कल की एक्ट्रेस जयललिता राजनीतिक अखाड़े की मंजी हुई खिलाड़ी बन गई। उन्नीस 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हालात को समझते हुए जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। चौबीस मई 1991 से
12 मई 1996 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रही। इसके बाद 2001, 2006, 2014, 2015 और फिर इसी साल 23 मई 2016 में फिर से सत्ता संभाली। ஜெயலலிதா என்னும் நான் ஜெயலலிதா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। चुनावी वादों पर अमल करते हुए ये आम आदमी के हित को सबसे ऊपर रखती थी। अम्मा कैंटीन सरीखी योजनाएं ऐसी थी जिससे लोग इनसे जुड़ते चले गए और जयललिता जनता की अम्मा बन गई। लेकिन जनता के दर्द का हमदर्द ज्यादा दिनों तक नहीं बन सकी और 68 साल की उम्र में ही अपनी जनता को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया को अलविदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मथुरा में अम्मा के निधन के बाद क्या हालात हैं, अब से कुछ देर पहले इसका जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर प्रमोद राघवन ने। मदुरई में और रात के 2:20 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं मदुरई की बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री जो जयललिता जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, पनीर सेल्वम ने उनकी जगह संभाली है। उनके जो समर्थक हैं जयललिता के, इस समय हमारे सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती लेके किस तरीके से उनका फोटो लगाया हुआ है और उनकी याद में रात को 2:20 पे भी अपनी यादों को वो ताज़ा कर रहे हैं। बहुत दुखी हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं इनमें से ही एक समर्थक से बात करने की कि वो क्या सोचते हैं। नाउ तमिलनाडु सीएम जयललिता इज नो मोर। നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് മുന്നോടി തമിഴ്നാട് എങ്ങോട്ട് പോകും? இதுவரைக்கும் எங்களுடைய அம்மா முதலமைச்சர் அம்மா அவர்களுடைய இதே இதுவரைக்கும் முன்னோடியாக தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு। அவங்க ஆண்டவனாக இருந்து தெய்வமாக இருந்து இந்த தமிழ்நாடை வளர்த்து செல்லுமாறு நாங்கள் நம்புகிறோம்। आपने सुना जिस तरीके से कि खुद इनको मालूम नहीं है कि तमिलनाडु अब किस तरीके से जाएगा, लेकिन वो अब जो कि उनके बीच में अब अम्मा चूंकि नहीं रही हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दुख उनकी आंखों में दिखता है। रात को 2 बजे उनकी जो इस कोशिश में दिखता है, जिस तरीके से वो मोमबत्ती लेके हमारे सामने इस तरीके से खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें अगर आप देखें तो अपने आप में एक एक शख्स के चेहरे खुद अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो जयललिता उनके बीच में अब नहीं रही है, तो वो किस तरीके से दुखी हैं और आगे वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये उनको खुद अभी इस समय मालूम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे हमारी यही अपील है, यही कोशिश है हमारे चैनल के माध्यम से कि तमिलनाडु जो है तरक्की की तरफ बढ़े, अम्मा के जो सपने थे उसकी तरफ बढ़े और अम्मा ने जिस तरीके से दूसरी बार सत्ता जिन कामों के दम पर हासिल की थी उस काम को देखते हुए जनता भी उन चीज़ों को याद रखे, अच्छी बातों को याद रखे और उस तरीके से न केवल पार्टी बल्कि जनता भी किसी तरीके का कोई गलत कदम ना उठाए और एक अच्छे राज्य की तरफ तमिलनाडु को लेकर जाए। जो जयललिता का सपना था, खुद चाहती थी वो कि तमिलनाडु एक अच्छे राज्य के तौर पे, एक तरक्की करने वाले राज्य के तौर पे, वो जिस तरीके से केंद्र सरकार से कई बार भिड़ती थी अपने इन मांगों को लेकर कि तमिलनाडु के लिए उनको जो भी उनकी मांगे थी वो कई तरीके से बहुत सख्त तरीके से पेश आती थी। तो निश्चित तौर पे आम जनता को भी यही सोचना चाहिए और जिस तरीके से इनका जो दुख है इसमें न केवल ये लोग बल्कि पूरा देश इनके साथ है कि आज हमारे बीच में क्रांतिकारी नेता नहीं रही, निश्चित तौर पर उनके काम हमारे बीच में है। कैमरामैन प्रवीण के साथ प्रमोद राघवन, न्यूज़ 18 मदुरई। और फिलहाल यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। अम्मा की तबीयत खराब होने के बाद यानी 22 सितंबर से जयललिता का अब तक का टाइमलाइन क्या रहा, आइए आपको बताते हैं। जयललिता को 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन के चलते अपोलो अस्पताल चेन्नई में भर्ती कराया गया था। 24 सितंबर को अम्मा की सेहत में सुधार भी हुआ। पीएम समेत कई नेताओं ने शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की। 25 सितंबर को अपोलो अस्पताल ने अम्मा के विदेश में इलाज करने की खबरों को अफवाह बताया। 25 सितंबर को अम्मा के स्वस्थ होने और जल्द अस्पताल से छुट्टी देने की अस्पताल प्रबंधन की खबर आई। 29 सितंबर को उनकी सेहत में सुधार आया। डॉक्टरों ने अस्पताल में कुछ और दिन रहने की सलाह दी। 1 अक्टूबर को अम्मा की हालत नाजुक होने की अफवाह पर एआईएडीएम के लीडर वलार माथी ने कहा कि जयललिता स्वस्थ हैं और जल्द ही अस्पताल से ऑफिस का कामकाज देखेंगे। 2 अक्टूबर को वर्ल्ड फेम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिचर्ड बेले से अम्मा की सेहत के बारे में राय ली गई। 6 अक्टूबर को दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी निगरानी के लिए अपोलो पहुंचे। 7 अक्टूबर को अम्मा की कंप्लीट हेल्थ बुलेटिन जारी की गई। 21 अक्टूबर को भर्ती के बाद पहली बार अम्मा बिस्तर पर उठकर बैठी। 3 नवंबर को अपोलो अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि जयललिता की सेहत में भारी सुधार आया है। वो हर चीज का रिस्पॉन्स कर रही हैं। 13 नवंबर को अस्पताल में रहने के 50 दिन बाद पहली बार जयललिता ने दस्तखत किए और खुद के लिए लिखा रीबर्थ। 19 नवंबर को सीएम से वेंटिलेटर हटाया गया और उन्हें सीसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। 25 नवंबर को स्पीकर के जरिए दिन में कई बार बातचीत कराई गई। 4 दिसंबर को डॉक्टरों ने जयललिता को पूरी तरह स्वस्थ करार दिया। अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके ने कहा कि वो जल्द घर लौटेंगी। 4 दिसंबर को जयललिता को दिल का दौरा पड़ा। अपोलो अस्पताल में ही उनको एक्मो सपोर्ट पर रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अम्मा के निधन के बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी शोक व्यक्त किया है, देखिए। Vacuum. A terrible vacuum in Tamil Nadu politics, a terrible vacuum in women leadership, because I think she knew how to work the system, and she understood it and ran it with a iron hand, because that's how you have to be in politics today. And there is a very soft side to her which she didn't allow many people to see, because I think she very quickly understood that in Indian politics, being a woman and appearing soft would have its consequences. पूरा देश आज इस दुखद घटना से स्तब्ध है। सुश्री जे जयललिता जी एक ऐसी नेता थी जिन्होंने जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत अपनी शर्तों पर जिया, जिन्होंने अनेकों राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया और हमेशा उन पर विजय पाई। तमिलनाडु के लोग, देश के लोग हमेशा उन्हें प्यार से अम्मा के तौर पर जानते हैं। उनमें एक माँ का चेहरा भी था, एक बहन का भी और एक राजनेता का भी, जो अपने आप में विशेष था। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद सुश्री जयललिता जी के साथ उनका एक विशेष सद्भाव भी था, स्नेह और आदर का रिश्ता भी था। राहुल गांधी जी हाल में ही जाकर आए थे, विशेष तौर से चेन्नई। जयललिता जी को हमेशा एक ऐसी नेता के तौर पर जाना नहीं, वो बहुत कद्दावर नेत्री रही हैं और फिल्म जगत से भी जुड़ी रही हैं। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु वगैरह में जो फिल्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनके लिए बहुत दीवानगी लोगों की होती है, और उसके लिए ऐसी कई चीजें हैं कि उनके नहीं रहने के बाद लोगों ने सुसाइड भी किया है। एमजी रामचंद्रन साहब जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया, जो राजनीति में इनको लेके आए, उनके निधन के बाद भी ऐसी घटना हुई थी। तो अब सवाल ये है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है अभी तो उन्हीं की पार्टी का है, तो उनको ऐसा इंतजाम कर। देखिए, ये भारतीय राजनीति का एक दुखद अध्याय है। जयललिता तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उनकी पहचान बन गई थी जिनकी अनुपस्थिति
तमिलनाडु में बराबर खलेगी। 1983 में वो सक्रिय राजनीति में आई और तमिल फिल्मों की एक अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा थी। एमजीआर की कृपा उन पर थी और एमजीआर ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना। नहीं, उनकी कार्यशैली से मेरी भिन्नता रही है और हम समाजवादी आंदोलन से निकले लोग व्यक्ति परक राजनीति के पक्षधर भी नहीं रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय तक जयललिता जी ने प्रभावित किया। उसकी केंद्र बिंदु में रही, वहां का आकर्षक चेहरा थी और जनता के बड़े हिस्से की उनमें आस्था थी। और खास तौर से फिल्म अभिनय से निकलकर आया हुआ कोई व्यक्ति वहां की गरीब जनता को इतने लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, अचंभित कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल जयललिता जी हैं। उनके वैभवपूर्ण जीवन, उनके ठाट बाट के बावजूद गरीबों के लिए उनके मन में जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, जो प्यार था, उसका कई बार मैनिफेस्टेशन हुआ है। और उनके ना रहने से तमिलनाडु की राजनीति में अजीब किस्म की शून्यता आ गई है। आने वाला समय बहुत जोखिम भरा होगा अन्ना डीएमके के लिए। उधर जयललिता के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि जयललिता का जाना भारतीय राजनीति में एक खाली स्थान छोड़ा जाएगा और ईश्वर तमिलनाडु के लोगों को इस बेहद दुखद समाचार को सहन करने की शक्ति दे। जयललिता लोगों के साथ जुड़ी हुई नेता थी और गरीबों महिलाओं के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य में लगी रहती थी। वहीं राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया है। ट्विटर के जरिए उन्होंने शोक प्रकट किया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी जयललिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है और ट्विटर के जरिए उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की यहाँ पर दुआ की है। और जयललिता के लिए उन्होंने कहा है कि वो लोगों से जुड़ी हुई नेता थी और वो एक शक्तिशाली महिला थी। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शोक जताया है जयललिता के निधन पर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्विटर के जरिए उन्होंने जयललिता के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभिनेता से तमिलनाडु के सिंहासन तक का सफर करने वाली जयललिता का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लंबे सफर में उन्हें कदम कदम पर विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबको परास्त करते हुए जयललिता ने अंतिम सांस तक सिंहासन पर पकड़ बनाए रखी। शान और शौकत, सियासत, सत्ता और सिंहासन के साथ ही शत्रुओं की फौज खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। जयललिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अभिनय की दुनिया में थी, तभी से विरोधियों की फौज उनके पीछे खड़ी हो गई, जो सत्ता के सिंहासन ही नहीं बल्कि अंतिम सांस तक उनका पीछा करती रही। जयललिता का जन्म मैसूर में हुआ, लेकिन जयललिता खुद को तमिल मानती रही। यही कारण है कि राजनीतिक विरोधी कंडिगा कहकर उनकी आलोचना करते थे,
तो उनके कन्नड़ फैन उनके इनकार से खफा थे। एक बार जब एक पत्रिका को उन्होंने खुद को तमिल बता दिया तो कर्नाटक में उनका उग्र विरोध शुरू हो गया। बेंगलुरु में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान कर्नाटक के लोगों ने उन्हें घेर लिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली, लेकिन जयललिता अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुई। एलटीटीई के खिलाफ जयललिता का शुरू से ही कड़ा रुख रहा, लिहाजा वो लगातार एलटीटीई के समर्थकों के निशाने पर रहीं। जयललिता के विरोधी उन्हें पाखंडी भी मानते थे। जयललिता के पाखंडपूर्ण व्यवहार की मीडिया में लगातार आलोचना होती रही और बार बार जयललिता ने मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की। एक बार तो उन्होंने द हिंदू के कार्यकारी संपादक मालिनी पार्थसारथी समेत कई पत्रकारों की गिरफ्तारी के आदेश तक दे दिए। जयललिता का महिला होना, ब्राह्मण परिवार से होना और अभिनेत्री होना अक्सर विरोधियों के विरोध का बड़ा मुद्दा रहा। विरोधी अक्सर उन्हें वो महिला या ब्राह्मण महिला कहकर पुकारते रहे, लेकिन जयललिता ने अपने चाहने वालों की संख्या इतनी बढ़ा ली कि विरोधियों को पस्त होना पड़ा। डीएम के चीफ एम करुणानिधि उनके प्रबल राजनीतिक विरोधियों में से एक थे। करुणानिधि ने अक्सर उन्हें उनके अतीत यानी फिल्मी संबंधों को याद दिलाकर नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जयललिता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा। जयललिता के खिलाफ कई बार स्वामी अदालत भी गए। दोनों में लगातार व्यंग बाण भी चलते रहे। स्वामी को जयललिता समर्थकों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। कांचीपुरम पीठ के स्वामी जयेंद्र सरस्वती के साथ जयललिता का विवाद इतना बढ़ गया कि जयललिता ने उन्हें गिरफ्तार तक करवा दिया। शशिकला जयललिता की दोस्तों में सबसे अहम थी, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। 17 दिसंबर 2011 को जयललिता ने शशिकला, उनके दोस्तों और 40 से ज्यादा नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया। शशिकला और उनके दोस्तों पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगा था। शशिकला के करीबी रावणन गिरफ्तार कर लिए गए। अपने तमाम विरोधियों, राजनीतिक दुश्मनों को परास्त करते हुए जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो सपने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अम्मा के बारे में कहा जाता है कि जो वो सोचती थी वो करती थी, और जो करती थी उससे उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी कई बार चौंक भी जाते थे। फिलहाल यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। जयललिता के करीबी और वफादार पनीर सेल्वम ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ के दौरान सेल्वम भावुक भी हुए। इससे पहले भी सेल्वम सीएम पद की बागडोर संभाल चुके हैं। अम्मा के बीमार रहने पर वो बतौर कार्यवाहक सीएम के रूप में काम कर चुके थे। तो सेल्वम ने कि ये एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से अम्मा ने अपने पार्टी को एक उस स्तर पर ले गया जहां पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले दिखते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे। ऐसे में पनीरसेल्वम की जो है वो चुनौती बढ़ गई है कि वो अब वो पार्टी को किस रूप में ले जाते हैं और किस तरह से सियासत को वो पकड़ के रखते हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि अम्मा के निधन के बाद देश में शोक का लहर है और चारों तरफ शोक ही शोक है। राज्य में
कई स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और 7 दिनों की राष्ट्रीय शोक की यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ साथ पीएम, राष्ट्रपति और तमाम दिग्गज लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता का जाना भारतीय राजनीति में एक खाली स्थान छोड़ जाने करार दिया है। साथ ही ईश्वर तमिलनाडु के लोगों को इस बेहद दुखद समाचार को सहन करने की शक्ति दे, उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बातें कही है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चुने गए ओ पनीरसेल्वम के वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के वित्त मंत्री हैं और राज्य की बोदिया कुन्नूर सीट से विधायक हैं। पनीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार लोगों में गिने जाते हैं। पनीरसेल्वम पहले भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तमिलनाडु के साल 2001 में भी तासी जमीन घोटाले के मामले में सजा पाने वाली जयललिता ने तब विधायक रहे ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। पनीरसेल्वम थेवर समुदाय से आते हैं। जयललिता को सजा का ऐलान हो जाने के बाद उनके वारिस के तौर पर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के लिए पनीरसेल्वम का नाम ही सबसे आगे चल रहा था। राजनीति में आने से पहले वो पनीरसेल्वम कृषि करते थे और उनकी राज्य में चाय की दुकान थी। तमिलनाडु सरकार में ओ पनीरसेल्वम की अच्छी पैठ मानी जाती है। वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो पनीरसेल्वम अभी तक राज्य के वित्त मंत्री थे और पनीरसेल्वम बोदिया कुन्नूर सीट से विधायक हैं। जयललिता के सबसे वफादार लोगों में से एक हैं और इस वजह से भी उन्हें ये पद दिया गया है। उनके वफादार लोगों में शामिल थे। पहले भी वो तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। पनीरसेल्वम राजनीतिक में आने से पहले खेती यानी कि कृषि का काम करते थे। राज्य में उनकी चाय की कई दुकानें थी और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता भी वो रह चुके हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यहाँ पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर खबर सुनने के बाद कि अम्मा नहीं रही, इसके बाद लोगों में किस तरह सा दुख था और दुखों का सैलाब किस तरह से था वो दिखाई पड़ा। वहीं इसके बाद हम एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर ओ पनीरसेल्वम ने शपथ ली और इसके बाद ये और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।